जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेनी विद में। आज हम लोग पर्यावरण की ब्रह्मास्त्र सीरीज पढ़ रहे हैं, जहां पर आज टॉपिक का नाम है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में एक एक एपिसोड को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और प्रतिदिन ये पढ़ते रहेंगे, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा अध्याय है जो भारत के सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लेनी विद से जुड़े हैं तो आप इस बात को भली भांति जानते होंगे, भली भांति परिचित होंगे कि पर्यावरण के रोल क्या है और पर्यावरण का जो योगदान है वो अन्य भर्ती परीक्षाओं में किस प्रकार है। तो जब भी आप लेनी विद पर जुड़िएगा तो कॉपी कलम लेकर बैठेगा, क्योंकि पर्यावरण का हम निचोड़ जब आपको पढ़ाएंगे तो हम हमेशा ये प्रयास करेंगे कि आप प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या के साथ पढ़े और तेजी के साथ प्रश्नों को पढ़े। तो क्या आप कॉपी कलम लेकर तैयार हैं? अब हमें एक एक करके पढ़ना है। पहला सवाल आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा। अगर इस नारे की बात करें तो ये किस नारे में दिया गया? तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं लेनी दुर्गेश पर, जल्दी से फटाफट बताएं। सभी लोग फटाफट शेयर करें और बताते रहें इसका सवाल का जवाब क्या होगा। यार आप लोग इतना टाइम लेंगे, इतने में तो कम से कम कई प्रश्न सॉल्व होते हैं। देखिए यहाँ पर अपिक्को आंदोलन जो है वो चिपको आंदोलन के बाद आता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी क्या है, पर्यावरण से है। लेकिन अगर पारिस्थितिकी की अस्थायी मितव्ययिता की बात की जाए, इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा चिपको आंदोलन इज राइट आंसर। जो लोगों ने इसका उत्तर सी बताया था उनके जवाब पूरी तरह से सही है, माने सी वाले राइट आंसर है। ये रट्टा मार दीजिएगा। ये प्रायः बहुत सारी किताबों में आपको ऐसे प्रश्न नहीं मिलते, लेकिन परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता का यह किस आंदोलन का नारा है। अगर आप लेनी दुर्गेश से जुड़े हुए हैं तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आप लोग को देना है, और आपको यह देना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन माने जाते हैं। अगर आप वीडियो लाइव देख रहे हैं तो लाइव जवाब दीजिएगा, अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? माने यहाँ पे 3 को सुमेलित किया गया है, एक सुमेलित है सही, बाकी 3 गलत सुमेलित है। तो आपको यही बताना है कौन सा गलत सुमेलित, सही सुमेलित है। 3 गलत है। ये जल्दी से फटाफट कमेंट करिए यार, आप लोग वीडियो को जवाब दिया करिए, वीडियो को शेयर करिए। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सभी मित्रों तक पहुंचाइए। जितनी मैं आपके लिए मेहनत करूं उतनी मेहनत आपको भी करना है, ताकि लोगों तक मेरी मेहनत का परिणाम पहुंचे। जी हाँ, ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे लेनी दुर्गेश पर चलती है। देखिए यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना होगा कि पर्वत जो होता है ये सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जी नहीं, सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र जो होता है वो समुद्र होता है। ये गलत। जैविक अजैविक अजैविक अवय जीवाणु होते? जी नहीं, जीवाणु में जान होता है और ये पादप के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए इसका उत्तर क्या भाई, ये भी गलत है। वर्षा ज्यादा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी? जी नहीं, ये तो तापमान से होता है, ये भी गलत। अगर 3 विकल्प गलत है तो एक विकल्प सही होगा कि हरे पेड़ पौधे जो हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न का उत्तर सी होगा। जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर सी बताया था उन सभी का उत्तर पूरी तरह से सही है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों ने प्रश्न का जवाब मैंने पूछा था, पीछे आपने नहीं दिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किस व्यक्ति से था? अब उसका जवाब कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथी मित्रों तक, हर हाल में वीडियो को पहुंचाइएगा। जितनी जिम्मेदारी मेरी उतनी आपकी भी है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है, स्वच्छ जल समुदाय में जो लैटिक आवास उदाहरण किसका है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। ऐसे प्रश्नों की स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके कुछ उस किताबों में मिलते हैं जो सिविल से संबंधित हैं, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। लेकिन पर्यावरण की बात करें तो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए लाइव क्लास आपके लिए चल रही है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है वहां पे प्राय होता है, लेकिन स्वच्छ जल समुदाय में जो लैटिक आवास कहलाता है वह तालाब एवं दलदल में है। जी हाँ, तालाब एवं दलदल इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने इसका उत्तर तालाब और दलदल बताया है उन लोग के जवाब सही हैं। ठीक है, तालाब एवं दलदल इसका सही जवाब है। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब होगा तालाब और दलदल में
जल समुदाय में लैटिक आवास जो होता है वो तालाबों दलदल मिलता है, झरना नदी, और यहाँ क्योंकि इनका जो जल होता है रुका हुआ होता है, इसलिए इसमें जो आवास होता है उसे लैटिक आवास के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने जहां आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पर, और सभी साथी इस वीडियो को शेयर पहला काम कर देंगे अपने सभी साथी मित्रों को। पास्तिकी के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की गई? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। देखिए, पास्तिकी के जनक कौन है यार, एकदम हलवा वाला। पास्तिकी के जनक कौन है? पास्तिकी तंत्र का नहीं पूछा है, पास्तिकी का। अगर पास्तिकी तंत्र पूछता तो जवाब बदल जाता। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही बताया। इलेनी बुद्रगेस पर जो इस वीडियो को लाइव देख रहे थे, यहाँ पर अर्नेस्ट हैकल राइट आंसर होगा। ए इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने ए बताया था उनके उत्तर पूरी तरह से सही है, अर्नेस्ट हैकल है। जबकि अगर यहाँ पे पास्तिकी तंत्र शब्द पर का प्रयोग कर देता, इसका उत्तर बदल जाता और ए जी टांसले हो जाता। क्या हो जाता? ए जी टांसले हो जाता। लेकिन यहाँ पे केवल पाश्चात्य के शब्द पूछा था, इसलिए अर्नेस्ट हैकल इसके होंगे। वैसे मैं आगे आपको पेट क्लास में पार्क के बारे में, निक के बारे में, मैडॉक्स के बारे में, इन तीनों के बारे में बताऊंगा। इन तीनों का संबंध पर्यावरण से है। आगे हो सकता है प्रश्न में आपको ये मिलेंगे भी, मैडॉक्स भी मिलेंगे, निक भी मिलेंगे और पार्क को भी मिलेंगे। तो इन सभी को हमें पढ़ना है, लेकिन अभी तक हम लोग को फिलहाल विकल्प ए को ही पढ़ना था। अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने। जो साथी अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें, सर्च करेंगे दुर्गेश सर, बिना स्पेस के जुड़ेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश से। ये लाइव क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। जी हाँ, प्रतिदिन रात 9:30 बजे। देखिए, सभी लोग फटाफट वीडियो को अपने साथी मित्रों तक बताइए। परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। या देखिए, ऐसे प्रश्न की स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए, इसको स्टेटस पे लगाइए, लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कह रहे हैं कि परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहते हैं? अगर गतिक हृदय की बात किया जाए तो उत्पादक एवं ऊर्जा, उपभोक्ता एवं खनिज चक्र, उत्पादन एवं खनिज चक्र, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। तो यहां पर आप लोगों ने सही जवाब देने का प्रयास किया, काफी लोगों ने। तो यहां पर हम देखेंगे कि परितंत्र का जो गतिक हृदय होता है वो ऊर्जा प्रवाह, वो खनिज चक्र होता है। अगर यह ना चले, अगर यह ना हो तो पृथ्वी पर जीवन जो है ना वो समाप्त हो जाएगा, ये जीवन ही समाप्त कर देगा। इसलिए ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो साथी लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े हुए हैं वो फटाफट कमेंट करेंगे और अपने आप को इंप्रूव जितना कर सकते हैं उतना बेहतर है। मैं आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने सभी साथी मित्रों तक। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पास्तिकी कि विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? अगर ऐसा प्रश्न आपको मिल जाए तो अपने स्टेटस पे जरूर जगह दीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न ज़्यादातर किताबों में नहीं मिल पाते। जो थोड़ी सी ऑथेंटिक बुक होती है वहाँ पे ऐसे प्रश्न मिलते हैं। तो सभी साथी फटाफट कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव क्लास चले तो आपको भी इतनी मदद करनी पड़ेगी, वीडियो को लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा। बताइए क्या होगा? पास्तिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या कहलाती है? देखिए, शक्ति नहीं होगा, उष्मा नहीं होगा, गति नहीं होगा। भैया भोजन किस में लेते हैं? आप जूल में लेते हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? जूल इसका सही जवाब। क्लियर? किसी को डाउट हो कमेंट जरूर कीजिए। जहां भी कोई समस्या का कमेंट जरूर करेंगे। जी हाँ, शबनम, संजय मौर्य, कृष्णा, आलिया, आशुतोष, अंजलि, रुपेश, ओम अकेडमी, कल्पना, प्रीति, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, निशा, रीचा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पर राजेश लेखपाल की बैच स्टार्ट हो गई ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। तो आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 15 तारीख तक आप इस बैच को 1000 रुपये में कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, जिसकी कीमत 5000 रुपये है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आपको लाइव क्लास, वीडियो टेस्ट सीरीज और ये चीज़ें मिलेंगी। मोबाइल नंबर, एक क्लास जौनपुर जनपद की सिराजी हिंद से चलती है। अगला प्रश्न आपके बीच है, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, घरों की साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परितंत्र को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न कई बार पूछा है, लेकिन घुमा घुमा कर पूछता है, प्रश्न को घुमा कर पूछता है। आजकल आपने देखा होगा कि जो प्रश्न का पूछने का तरीका है, दिलीप कुमार ने कहा जी कैलोरी में, तो जो कैलोरी अगर ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमें ऑप्शन में जूल को क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें विकल्प के आधार पर प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर
या एकदम यार हलवा वाला प्रश्न है। यहाँ पे एक्वेरियम यार, जो मछली वाला घर ना होता है, ये छोटा सा जो आप लोग मछली वाला घर बनाते हैं, मुझे चित्र तो बनाने नहीं आता, इसमें जो मछली वाला घर बनाते हैं इसे एक्वेरियम कहते हैं। ये कृत्रिम परितंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये कृत्रिम परितंत्र है भैया, ये घर में आप परितंत्र बनाते हैं। ये परितंत्र कहाँ होता है? ये आपके घर में ना होता है। इसलिए इसका जवाब क्या होगा? ए इसका सही जवाब होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किसी भी भर्ती तैयारी, चाहे आप सिविल की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, पर्यावरण सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि केवल नाम मात्र का यूपी टेट हमने कह दिया कि सुपर टेट, केबीएस, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला देखो, इकोसॉफी। जो इकोसॉफी शब्द है, इसके प्रयोगकर्ता कौन है? सभी लोग फटाफट कमेंट जरूर करेंगे, और क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में अगर आएंगे तो ऐसा ना हो कि आपको ये प्रश्न ना पता हो, ये प्रश्न आप ना पढ़े हो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ऐसा आपके मन में नहीं होना चाहिए। देखिए इकोसॉफी जो होता है, ये इसका प्रयोग किसने किया? इसका प्रयोग अगर पूछ दिया तो अर्निस्ट नेक ने किया है। किसने किया है? अर्निस्ट नेश ने किया है। भूमंडलीय जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी या पर्यावरणीय तंत्र में जो पारिस्थितिकी सौहार्द होता है, उसकी जो संतुलन की विचारधारा को हम इकोसॉफी कहते हैं। जो मैंने पारिस्थितिकी सौहार्द की, संतुलन की जो विचारधारा होती है, उससे हम इकोसॉफी कहते हैं। एक डीप इकोलॉजी होती है, अगर आप लिखना चाहें लिख लीजिएगा। डीप इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले अर्निस्ट नेश ने किया था। इन्होंने क्या किया था? डीप इकोलॉजी भी किया था। लिखना चाहें लिख लीजिएगा। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। डीप, रुक जाइए, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है यार, मैं आपको पहले बता दिया। डीप इकोलॉजी, इसका भी सबसे पहला 1972 में अर्निस्ट नेक ने किया था। 1972 में अर्निस्ट नेक ने ही किया था। यह विचारधारा मानव को प्रकृति से श्रेष्ठ नहीं मानती, कहती प्रकृति श्रेष्ठ है, मानव नहीं श्रेष्ठ है। ठीक है, उसके बाद एक विचारधारा आती है शैलो इकोलॉजी आती है। कौन सी आती है? शैलो इकोलॉजी आती है। देखिए आपके लेवल में तो नहीं है परीक्षा के, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। शैलो इकोलॉजी आती है, यहाँ मानव केंद्रित विचारधारा है, यह मनुष्य को पर्यावरण से श्रेष्ठ मानती है। फिर इसके बाद इकोलॉजी नीचे आता है। देखिए बाद में हम लोग इसको पढ़ लेंगे। इकोलॉजिकल मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है यार, बार बार। इकोलॉजी इसे पारिस्थितिकी कर्मठता कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कर्मठता। जैसे ग्रीनेल्स थे, इसके प्रतिपादक अगर पूछ लिएगा तो ग्रीनेल्स थे। लिखना चाहिए, लिख लिए। इसके प्रतिपादक कौन थे? जो पारिस्थितिकी की कर्मठता है, ठीक है, ये किसके थे? ये ग्रीनेल्स थे इस विचारधारा के। ठीक है, बाद में हचिसन भी इसके ऊपर आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका जवाब मिल गया। यहाँ पे आपको जो जवाब जानना था वो केवल अर्निस्ट नेश के बारे में जानना था। तो इकोसॉफी, अर्निस्ट नेक, डीप इकोलॉजी, अर्निस्ट नेक, ये दो प्रश्न आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर शैलो इकोलॉजी आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य को श्रेष्ठ माना है। और यहाँ पर ग्रीनलैंड्स ने इकोलॉजिकल नीचे को जो क्या माना था, ग्रीनलैंड्स ने इसका प्रतिपादन किया था। इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। यहाँ से कई प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, जो कई किताबों में आपको मिलेंगे। अलग अलग किताबों में कार्ल लिटर के बारे में बताएंगे, ओडम के बारे में, अर्नेस्ट हैकेल, ये सभी आपके सिलेबस में है। कुछ लोग कह रहे हैं सर, जैसे कुछ लोग का भी मन में आएगा, सर आपने अर्नेस्ट हैकेल, ये भी आपके सिलेबस में है, ओडम भी आपके सिलेबस में, आगे इनको पढ़ना है, कार्ल लिटर को भी आगे पढ़ना है। तो इन सभी के बारे में एक लाइन पढ़ना है, तो इसलिए अभी घबराइएगा मत। मैं कार्ल लिटर को पढ़ाऊंगा, ओडम जी को पढ़ाऊंगा, अर्नेस्ट हैकेल को पढ़ाऊंगा। ये सभी पर्यावरण के महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको भी हमें पढ़ना है, लेकिन क्रम वाइज क्रम पढ़ना है, लेसन बाय लेसन। इस समय जो हम लेसन पढ़ रहे हैं उसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी सिस्टम। तो आगे इनको भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन सारा चीज तो नहीं पढ़ा जा सकता, प्रश्न सभी से आने हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को समझ में आया तो यस लिखिएगा, वाई नहीं समझ में आया तो यन लिखिएगा, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं जल्दी से पढ़ाऊं, आगे बढ़ूं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं व्याख्या ज़्यादा करूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। परीक्षा में व्याख्या ही आपके लिए माने रखती है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। वायु क्या है? एकदम हलवा वाला प्रश्न है यार, वायु क्या है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। देखिए ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। पर्यावरण, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केबीएस, डीएसएसबी, रीट, लेखपाल सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, जौनपुर जनपद से तो क्लास भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताइए वायु क्या है। जैसे मैं पूछूं वायु क्या, हवा क्या है, तो आप क्या बताएंगे यार? हवा क्या है? यह सीधी सी बात है कि जब हम सांस लेते हैं तो मनुष्य के अंदर क्या, जैसे प्रश्न पूछा जाता है खासकर इंटरव्यू में, अगर किसी ने सिविल का इंटरव्यू दिया होगा शायद उसको पता होगा, ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और आजकल तो केवीएस में पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि ये बताओ मनुष्य अपने श्वसन अंगों द्वारा कौन सी गैस अंदर लेके जाता है, तो हम तुरंत कहते हैं सर ऑक्सीजन। ये बताओ ये
ये कोई गधा या गधी है, मतलब मनुष्य है या गधा गधी है। अब ये जब यहाँ पे पैदल चल रहा है, यहाँ पर ये जब सांस लेगा तो कौन सी गैस अंदर ले जाएगा? क्या केवल O2 ले जाएगा? अगर ये केवल O2 अगर अंदर ले जाता तो इसे बीड़ी पीने की, गांजे की गंध, सब्जी की गंध, गुलाब की गंध कैसे इसके नाक तक पहुंचती? इसका मतलब सभी गैसों का मिश्रण जाता है, CO2 हीमोग्लोबिन में चिपक के जाता है और ऑक्सीजन परिवहन करते हुए ब्लड के साथ आगे बढ़ जाता है, बाकी गैसें बाहर जाती है। माने मनुष्य अपने सारी गैसों का मिश्रण अंदर ले जाता है। हम अपने श्वसन अंगों द्वारा सारी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन चिपक जाता है, बाकी वापस आ जाती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मनुष्य अपने श्वसन अंगों द्वारा कौन सी गैस अंदर ले जाता है? तो गैसों का मिश्रण ले जाता है। और प्राणवायु क्या है? O2 प्राणवायु है। ये बात आप लोग जानते रहिएगा कि जो प्राणवायु है वो O2 है। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो को आप भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये बात आप लोग जानते रहिएगा, क्योंकि हलवा प्रश्न नहीं है, मतलब प्रश्न का एक लेवल है और इस लेवल के आधार पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप ऐसे मत सोचिएगा यार कोई भी प्रश्न उठाया और लाके रख दिया, जी नहीं। एक बार अगर आप पर्यावरण हमारे साथ पढ़ना शुरू कर देंगे, जीवन में आप कभी ये नहीं कर सकते कि सर यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आया। ये घमंड नहीं, ये गर्व है, क्योंकि आप लोग की वजह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तभी मैं बेहतर कर पा रहा हूँ। आगे बढ़ रहा हूँ। भारत में निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में कौन सा सुमेलित नहीं, माने 3 सुमेलित 1 नहीं। आजकल इस तरह के प्रश्न का ट्रेंड बहुत है, इस तरह के प्रश्न का ट्रेंड बहुत है। पूरा प्रश्न पूछेंगे, लास्ट में नहीं लगा देंगे, और प्रायः बच्चे गलती कर जाते हैं। इसलिए मैं बार बार जब ये कराता हूं तो मैं एक बात हमेशा बताता हूं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, प्रश्न को बारीकी से पढ़ना। जितना ध्यान, जितना बारीकी से पढ़ेंगे उतना बेहतर आप स्कोर करेंगे, इस बात की गारंटी है। यह बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बताइए क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और फटाफट जवाब देंगे। क्या गजब है, आप लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। देखिए यहां पर कई चीजें आपको जानने को मिलेगी। यहां पे पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भैया आपने कहा होगा सर हमें तो पता है। भैया आपको पता है तो जल्दी से बताइए। देखिए यहां पर सभी लोगों ने जवाब दिए, सबसे ज्यादा जवाब सी आ रहा है। मैं यहाँ पे आपको ध्यान से पहले छोटा सा मैप बनाऊंगा। बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया, लेकिन मैंने काम चलाऊ मैप बना दिया। ठीक है, आपके अध्ययन के लिए। ठीक है, माना ये भारत का मैप है। ठीक है, ये एकदम भारत का मैप काम चलाऊ मैंने बना दिया ताकि आपको समझ में आ सके, ताकि मैं तथ्य को समझा सकूं। अब मेरी बात को गौर समझिएगा। पहले विकल्प ये कह रहा है दक्षिण पश्चिम घाट आर्द्रवन है। जो दक्षिण पश्चिम का ये घाट है, ठीक है, ये घाट कहाँ पर? ये हिस्सा, ये दक्षिण पश्चिम का घाट, ये वाला, ये क्षेत्र दक्षिण पश्चिम घाट आता है। ठीक ठीक है, जो दक्षिण पश्चिम का जो घाट है, यहाँ पे आर्द्रवन पाए जाते हैं। कहाँ पे? केरल का साइड। यहाँ पे क्या होता है? ये केरल के साइड में, माने ये विकल्प सही है। फिर कह रहा तराई में दुआर चौड़ी पत्ती वाले, तराई का क्षेत्र से यहाँ का जो क्षेत्र, ये क्षेत्र यहाँ पे तराई का क्षेत्र है। यहाँ पे दुआर चौड़ी पत्ती वाले वन पाते हैं। जैसे आपके यहाँ देखा होगा, आपके यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं एक अमूमन तराई वाले क्षेत्र में, जहाँ हिमालय खत्म होता है वहां पर हमेशा चौड़ी पत्ती वाले मिलते हैं। माने ये भी सही, ये भी सही। फिर कह रहा है जो कच्छ का रण या घास, कच्छ का रण कहाँ पे? यहाँ पर, ये देखिए ये क्षेत्र, यहाँ कच्छ के रण है, यहाँ पे घास मिलती है, यहाँ नमकीन पानी है, दलदली है, यहाँ पे क्या मिलते हैं? घास मिलते हैं। माने ये भी सही है। फिर कह रहा है जो पूर्वी दक्कन पठार है, दक्कन का पठार, ये देखिए ये पूरा दक्कन का पठार है। ये कह रहे पूर्वी हिस्सा, माने ये ईस्ट वाला हिस्सा, ये पूर्वी हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहाँ का जो ये बेल्ट है पूरब का हिस्सा, ये आर्द्रवन। जी नहीं, यहाँ पे आर्द्रवन नहीं पाए जाते। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, जो गलत है वही सही है, माने डी इसका राइट आंसर होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, जो इस प्रश्न का विकल्प होगा, वह डी इसका सही जवाब होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अगर कुछ समझ में आ गया हो तो भैया वीडियो को अपने साथी मित्रों तक पहुंचाएगा। मैं बार बार शेयर करने के लिए कहता हूं कि मेहनत से पढ़ाता हूं। आप भी अगर मेहनत से पढ़ाते हैं, जिस दिन आप अध्यापक अध्यापिका हो जाएंगे, कभी बढ़िया टॉपिक पढ़ाना होगा। लोग कहते हैं ना कल सभी लोग स्कूल आना, कल एक बढ़िया टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो आप ये चाहते हैं अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचे। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर कुछ लोगों ने सी बताया था, तो मैं बता दूं कच्छ के रण में घास मिलता है, दलदली क्षेत्र होता है, नमकीन होती है। यहाँ पर एक सिक्योरिटी फोर्स होती है जिसे बीएसएफ कहते हैं। यहाँ पे इसे क्रोकोडाइल के नाम से जाना जाता है। बहुत कुछ यहाँ पढ़ने को, जानने को। तो भारत का सबसे बड़ा जिला भी है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्या? कच्छ। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा जिला वो कच्छ है। कहाँ पर है? यहीं पर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा भी यहीं पर माहे है। माहे क्या है? ये पुदुचेरी का हिस्सा है। माहे, कराईकल, यनम, पुदुचेरी, ये 4 हिस्सों में टूटा हुआ है पांडिचेरी।
जिसे पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, ये भी इसी साइड में है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा और मैं उम्मीद कर रहा हूं इस प्रश्न का जवाब भी आप देंगे। यहाँ पे कह रहे भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सा पारिस्थितिकी उष्मा स्थल माना जाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और जल्दी से प्रश्न का जवाब देंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग क्या करेंगे, फटाफट कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। फटाफट कमेंट करिए आप लोग। माना ये भारत है, ठीक है, काम चलाओ ये भारत है, क्योंकि मैं इसलिए भारत बना दूं ताकि आपको समझने में आसान हो, मानचित्र हमारे दिमाग में छप जाता है आपके, तो माना ये भारत है। ठीक, चलिए ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्मा स्थल माना जाता है। पहला कह रहा है पश्चिमी हिमालय। कौन कह रहा है यहाँ पे, इन्होंने पहले कहा कि है भैया पश्चिमी हिमालय है क्या। आप लोग पहले कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट ले लेता हूँ जो इस वीडियो को लाइव देख रहे, फिर मैं उत्तर की तरफ चलता हूँ। देखिए सभी लोग सुजाता, आलिया जी ये कह रही हैं, अंकिता जी, संजय मौर्य जी डी बता रहे हैं। और चलिए यहाँ पे मैं कई कॉन्सेप्ट का देखिए, यहाँ पे पहले पश्चिमी हिमालय की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर हिमालय है, ये क्या, ये हिमालय हो गया आपका। हिमालय का ये देखिए मैप तो आप जानते होंगे, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पर। तो यहाँ पर उसमें क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आज भी बर्फ है, यहाँ पर क्या है, आज भी बर्फ जमी है, क्योंकि यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए यह विकल्प आपका गलत। कह रहा पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पूर्वी हिमालय है और यहाँ पे पश्चिमी हिमालय है। ठीक है, और पूर्वी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी क्या है, हिमालय की पूर्वी चोटी आपको पता है किसी को, हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा है, और हिमालय सबसे पश्चिमी चोटी जो है वो नंदा पर्वत है। ठीक है, नंगा पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं है। कह रहा पूर्वी घाट, पूर्वी घाट देखिए ये क्षेत्र जो है ये पूर्वी घाट है, ये क्या है, पूर्वी घाट है। जो पूर्वी घाट है ये भी नहीं है, ये पश्चिमी घाट कहाँ पे, यहाँ पर है, ये आपका पश्चिमी घाट है। जो पश्चिमी घाट है इसे हॉटस्पॉट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये हॉटस्पॉट जोन है, और हॉटस्पॉट जोन के नाते इसे पारिस्थितिकी का उष्ण स्थल माना जाता है। सबसे ज्यादा पारिस्थितिकी भी यहीं पाई जाती है, और ये क्षेत्र कहाँ पे, ये क्षेत्र यहाँ पर है, ये कहाँ, ये क्षेत्र यहाँ पर है। ठीक ठीक है, यहाँ पे हॉट स्पॉट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट जोन कहते हैं, माने संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है, संवेदनशील क्षेत्र है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे पारिस्थितिकी भी पाई जाती है। यहाँ पे हॉटस्पॉट जोन है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी। एक प्रश्न पूछता है 16 घास, कहेगा 16 घास कहाँ मिलता है। तो जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाक से कमेंट करें, इसी प्रश्न का उत्तर है। यार आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करें, मैं 5 प्रश्न और कराऊंगा, क्योंकि आप लोग की संख्या बहुत ही कम है, तो कोई मतलब नहीं मेहनत से पढ़ाने से। आप लोग वीडियो को लोगों तक नहीं पहुंचाते, ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं। ठीक है, चलिए ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट ये प्रश्न यूपी टेट का भी पूछा है, कई बड़ी परीक्षाओं में पूछा। 16 घाट, तो 16 घाट कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट में पाई जाती है। एक प्रश्न का उत्तर आपको और मिल गया। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में 16 घास जो है पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ठीक है, कहीं कहीं से 16 वन कहते हैं, परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है 16 वन, तो वन या घास इसी को कहते हैं, पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है। ठीक है, और मोनोजाइट बालू कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट में। यहाँ पे छोटा सा राज्य है केरल, केरल के तट पे जो बालू पाई जाती है, रेत पाई जाती है, उसे मोनोजाइट बालू कहते हैं, मोनोजाइट रेत। इसमें थोरियम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। चलिए आगे पढ़ेंगे, क्योंकि सारा क्लास तो एक ही दिन तो नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कॉपी कलम लेकर मेरी क्लास खड़ा करिए। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे लाइव चलती है। अगर आपकी संख्या ठीक रहेगी तो मैं क्लास पढ़ाऊंगा, नहीं तो मुझे बंद करना पड़ेगा। इतनी मेहनत से पढ़ाओ, अगर आपकी संख्या नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्या है, फसल स्थली पिरामिड कैसा होता है। यार ये तो पिरामिड की बात है, पिरामिड वैसे मैं आपको क्लास में जल्दी पढ़ा दूंगा। तो सभी साथी देखिए, डेली क्लास अगर आपको जोड़ना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। जो नए आ रहे हैं वो दुर्गेश सर सर्च करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई-लर्निंग विद दुर्गेश। देखिए फसल का स्थलीय परिमित क्या होता है। ये पिरामिड यार 3 प्रकार का होता है। पिरामिड कहाँ से नाम आया, तो भैया ये मिस्र से आया। मिस्र को क्या कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं। इजिप्ट कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में क्यों इजिप्ट को पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मृतकों को मरने के बाद एक लेप लगाकर इस त्रिभुजाकार आकृति में रखते थे, जिसे हम उस समय पिरामिड कहते थे। उसकी जिससे आकृति मिलती है मुझे पिरामिड कहते हैं। ठीक है, और क्या लगाते थे, मम्मी लगाते थे। कहाँ के, मिस्र के लोग। अच्छा, मिस्र को पिरामिड के बारे में क्यों जानते हैं, क्योंकि
क्योंकि वहां से नील नदी जाती है और नील नदी का मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिरामिड को समझ लिया। अब आपको ये बताना है कि फसल स्थली परितंत्र का पिरामिड कैसा होता है। यार फसल का स्थली जो परिमित होता है वो कैसा होता है। देखिए आप लोग वीडियो को मत शेयर करिए मत, लेकिन जवाब जरूर दिया करिए। गलत ही हो लेकिन जवाब जरूर दिया करिए। यार आज गलती होगी कल तो गलती नहीं होगी ना। आपका सिलेक्शन तो यहाँ पे नहीं हो जा रहा है ना, लेकिन यहाँ पे गलती करके जरूर नया सीखेंगे। फसल का जो स्थलीय परितंत्र होता है वो हमेशा सीधा होता है। वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। वो इसी तरह से परितंत्र बनता जाता है। यहाँ पर न कुछ ज्यादा होता है न कम। जितना हम बीज बोते हैं, जितना उर्वरक लगाते हैं, उसी अनुपात में हमें क्या मिलता है, उत्पाद मिलता है। माने सब कुछ इक्वल होता है। कभी कभी प्रकृति की मार होती है, कभी मौसम की मार होती है, कभी जानवरों की मार होती है, तो उसकी वजह से भी हमारा अनुपात घटता है। इस वजह से जो फसल का स्थलीय परिमित्र होता है वो हमेशा सीधा बनता है। इसका पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। क्लियर। किसी कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 10 बार पूछेंगे, मैं 10 बार बताऊंगा। लेकिन आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए, कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं पानी पी रहा था, गला सूख जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। कमेंट कर जवाब दीजिएगा। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, वो जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। देखिए यहाँ पर वो साथी सभी लोग ध्यान देंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा के सुपर टेट की अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो साथ में केवीएस की बैच इसमें फ्री चल रही है। दोनों बैच एक साथ। सुपर टेट धमाकेदार 50% ऑफर्स। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिया गया है। और ये क्लासेज आपको जौनपुर जनपद से चलती है, जैसा कि आप सभी को विदित होगा। और ये मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे वीडियो कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज, लाइव और पीडीएफ नोट। ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आप जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है। और आपकी इच्छा है शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा को आपको लगता है ई-लर्निंग विद दुर्गेश बेस्ट है तो मोस्ट वेलकम, एंड था इसे इग्नोर कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या कैसी होती है। जरा फटाफट कमेंट करते कि अलग अलग किताबों से मैं आपके लिए मैटर कलेक्ट करता हूं ताकि अच्छे प्रश्न की सीरीज में आप तक दे सकूं। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या कैसी होती है। यार मतलब सोचने वाली बात है। जैसे एक संतुलित है तो वहां पे कैसा होगा, जीव कैसे होंगे। जैसे आपके घर में सब कुछ बेहतर चल रहा है, ठीक है, खाने की चीजें आज़ादी सब कुछ बेहतर है, तो भैया कैसा होगा आपका लाइफ स्टाइल, हमेशा स्थिर होगा। क्या होगा, स्थिर होगा। लेकिन अभी पैसे की किल्लत हो, पढ़ने तो ना पढ़ पाएंगे, ना सो पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, माने कोई काम आप मन से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके सामने सबसे बड़ा जो है दिक्कत किसका है, पैसों का है, रुपया का है। तो उसके चक्कर में आप कुछ नहीं। लेकिन जब सब कुछ आपके पास हो तो आपका जो लाइफ स्टाइल होती है ना एकदम स्थिर होगी। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। माने थोड़ा सा दिमाग आप लगाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर आसानी से सही कर लेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। बहुत सारी चीजों को हमें क्या करना पड़ता है, आराम से अपने दिमाग से समझना पड़ता है। हर चीज किताबों से नहीं पढ़ी जा सकती, कुछ के लिए माइंड कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है और मुझे लग रहा है ये आज का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि आप लोग वीडियो को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो क्या किया जाए। अर्नेस्ट हैकल कहाँ के निवासी थे। यार एक बड़ा प्रश्न है कि भैया अर्नेस्ट हैकल कहाँ के निवासी थे। कहेंगे सर अर्नेस्ट हैकल से हमसे क्या मतलब, लेकिन है मतलब, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आता है। तो आप बताइए अर्नेस्ट हैकल के बारे में। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। भैया देखिए मेरा काम है, मैं आपको चाहूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को जो लाइव देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। यार ये प्राणी विज्ञान थे, ये क्या थे, प्राणी वैज्ञानिक थे। और 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। कौन, अर्नेस्ट हैकल। कब किया था, लिख लीजिएगा। ये 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का, लिखना चाहे लिख लीजिएगा। इन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक, जो ऑक्यूलॉज के रूप में किया गया। फिर जिसका होता है ओक्यास माने घर, लोगोस माने स्टडी, अध्ययन करना होता है, ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। और आपने देखा होगा सभी तो ग्रीक भाषा से ही मिलकर बनते हैं। अर्नेस्ट हैकल कहते हैं कि वातावरण में जीव समुदाय परस्पर संबंध के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। माने जैविक अजैविक के बीच का जो अंतर संबंध होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जरा फटाफट कमेंट करिए कहाँ के थे। मैंने इतनी बातें बता दी, एक बात आप भी तो बताइए। देखिए गलत बताया करिए, तुक्का मारा करिए। जहां पे माइनस मार्किंग ना रहे ना, वहां पे प्रश्न कभी मत छोड़िएगा।
ठीक, देखिए मैं प्रश्न नंबर इसलिए नहीं डालता, मैं प्रश्न कई जगह से उठाता हूं। एक बात, दूसरी बात, मुझे कितना पढ़ाना है, कब तक पढ़ाना है, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, और कब किस बैच में किसको ले जाना है, इसलिए मैं प्रश्नों के नंबर नहीं डालता, ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट में कभी बन ही ना पाए आपने कितना पढ़ा, ये नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। चलिए अब मैं एक लाइन आपको बताते हुए आगे चलूंगा। भैया जी ये कहाँ के थे, तो भैया आप बताइए, अब अगर आप नहीं बताते तो हम बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अर्नेस्ट हैकल जो थे वो जर्मनी के थे। कहां के थे? जर्मनी के थे। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने है कि जैविक घटक को विभाजित किया गया है। अरे यार ये तो मतलब समझने वाली बात, जैविक घटक को कैसे विभाजित किया गया है? आप लोग फटाफट बताइए, ये जैविक घटक को कैसे अलग किया गया है? सभी लोग फटाफट बताइए। ब्रजेश, देखिए सुपर टेट की बैच के लिए आप लोग किसी भी बैच के लिए ऑनलाइन के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप कर लीजिए, और इलानी भी दुर्गेश पर, क्योंकि मेरी क्लासेस जल्दी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। जब तक नियुक्ति नहीं हो रही तब तक खूब जितना हमसे पढ़वाना चाहिए को पढ़वा लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। नियुक्ति बात हो सकता है कुछ कम पढ़ाने को मिले, क्योंकि सारी चीज़ें और देखनी रहेगी। ठीक है, और टेलीग्राम पर जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि फ्री क्लास आपको टेलीग्राम पे लिंक मिलेगी, दुर्गेश सर सर्च करके इलानी भी दुर्गेश पर। देखिए जैविक घटक क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पर बात ध्यान दीजिएगा, ये जैविक घटक क्या होता है। यहां पे है उत्पादक, यहां पे क्या होता है? उत्पादक। उत्पादक जितने होते हैं ना, ये हरे पेड़ पौधे होते हैं, और इन उत्पादकों पर, ठीक है, इन उत्पादकों पर जो ये उत्पादक होते हैं, इन पे पूरी दुनिया आश्रित है भैया। क्योंकि कल्पना करिए, अगर उत्पादक नहीं है तो पूरे पृथ्वी पर जीवन नहीं है। इन्हें हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। ये उत्पादक हो गए और फिर क्या होंगे? इनके ऊपर उपभोक्ता हो गए। ये तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के नाम से होते हैं। फिर दूसरी बात आप लोग यहां पे ध्यान से देखेंगे कि जब जैसे अगर यहां पे पेड़ कोई गिर गया, देखिए उत्पादक कैसे आते हैं, मेरी बात गौर समझिएगा। सूर्य के उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। यहां पर क्या आएगा? फोटोसिंथेसिस। तो यहां पर क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ जमीन से क्या लेते हैं? खनिज लवण लेते हैं। मेरी बात को थोड़ा गौर समझिएगा जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जैसे यहां पर एक पेड़ था, मेरी बात को केवल गौर समझिएगा, तब अगर आपको समझ में आज वीडियो शेयर करिए ना, मत शेयर करिएगा। अब यहाँ पे एक पेड़ था, ये गिर गया। जब यहाँ पेड़ गिरेगा तो क्या होगा पता है? पहले पेड़ कुछ दिन के लिए नीचे रहेगा, पत्तियां गिरेंगी, पेड़ गिरेगा। 10, 20, 50, 100, 200 वर्षों के बाद ये पेड़ क्या होगा? ये पेड़ यहां से गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? यहां पे अब घटक लग जाएंगे। क्या लगते हैं? अपघटक। और घटक क्या करते हैं? इसके जो जटिलता को तोड़ देंगे, जैसे फास्फोरस अलग कर देंगे, नाइट्रोजन अलग कर देंगे, और यूरिया अलग, जो चीजें इसने लिया है सबको अलग अलग तोड़ देंगे। फिर ये मिट्टी में मिल जाएगा, फिर पेड़ों के साथ ऊपर आएगा। तो ये एक प्रक्रम हुआ। क्या हुआ? एक प्रक्रम हुआ। उसके बाद मान लीजिए इस घास को कोई गधा या गधी ने खा लिया। ध्यान दीजिएगा, किसी गधा या गधी ने यहाँ की घास को खा लिया। घास को किसी ने खा लिया? गधा गधी ने। और जब गधा गधी खा लिया, मान लीजिए गधा गधी बना दिया मैंने, ठीक है, और खाने के बाद ये मर गया, या तो गधी मर गई या गधा मर गया। अब ये मरने के बाद कहाँ गए? यहाँ गए। जैसे ये मरते हैं उसके बाद पहले ये मोटे होते हैं, क्योंकि डीकंपोजर तुरंत काम करते हैं, और ये मोटे होते हैं, फिर पतले होते हैं, फिर गायब, फिर हड्डी दिखाई देती है। तो भैया कैसे? अब घटक। फिर इन्हें मिट्टी मिला देता है। जैसे ये जितने खाए थे, खाते तो है गधा गधी, लेकिन जब सांस लेते हैं तो वायुमंडल से लेते हैं, तो इनके अंदर जो फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, सबको तोड़कर डिकम्पोज करके अलग अलग भेज देगा। फिर पेड़ पौधे लेंगे, फिर इस पेड़ को गधा खाएगा, फिर गधे को क्या खाएगा? शेर खाएगा। शेर मर गया तो खूब मोटा होगा, जैसे मरेगा डिकम्पोजर लगेंगे, फिर इसकी बॉडी डिकम्पोज होगी, फिर आएंगे मिनरल टूटेंगे, फिर ऊपर प्रक्रम बढ़ेगा। फिर यहाँ पे आ गया मनुष्य। मनुष्य ने क्या किया? शेर को खा गए। मनुष्य भी मरेगा तो या तो जलेगा या तो दफन होगा, जलेगा तो फिर डिकम्पोज होगा, दफन होगा तो भी डिकम्पोज होगा। तो यहां पर देखा कि जो जैविक घटक है वो उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, इन सभी रूपों में है। मिला जुला कर एक पूरा चक्र चलता रहता है, और इसी चक्र में पूरी दुनिया चलती है। इसीलिए किसी को भी जरा अगर प्रभावित करेंगे तो वो पूरे पृथ्वी को प्रभावित कर देती है, पूरी दुनिया को प्रभावित कर देती है। इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका
राइट आंसर है, क्योंकि सभी को डिकम्पोज होना है, सभी को अब घटक लगकर उन्हें सभी को तोड़कर अलग करते हैं। लोग कहते हैं ना, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, यहीं से लिया यहीं पर दिया, तो ये उसकी बात करते हैं, उपरोक्त सभी की बात करते हैं। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। लोग कहते हैं ना, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, तो लेकिन उस चीज की जो व्याख्या होती है वो पर्यावरण में भी है कि यार क्या लेकर आए थे, ऑक्सीजन लाए थे, यहीं पे दोगे। और क्या लिए थे, भोजन खाए थे, यहीं पे दोगे। माने जितनी चीजें लेंगे सब यहीं पे डिकम्पोज हो जाएगा। और आपने देखा होगा कभी कभी कब्रिस्तानों में अचानक आग लग जाती है, उसका कारण क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 लाइव चलती है। अगर आपकी संख्या बेहतर रहेगी तो चलेगी, वरना मुझे क्लास को बंद करना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे किसी ने पूछा 10% का नियम। देखिए यहाँ पे, देखिए मेरी बात को गौर समझिएगा। जैसे यहाँ पे अगर घास था, यहाँ पे घास था, यहाँ पे 1000 कैलोरी थी, 1000 कैलोरी घास में थी। अब यहाँ पे गधा ने खा लिया, इसको क्या किया, एक गधे ने खा लिया। अब जब गधा खाएगा तो खा के बैठेगा तो नहीं ना, वो गधा या गधई खा के बैठेगी नहीं, वो सांस लेगी, बोलेगी, डोलेगी, तो उसकी बॉडी से ऊर्जा खत्म हुई। कितना, तो यहां पर जो ऊर्जा होगी वो 90% हरास होगा, लेकिन 10% ऊर्जा उसके पास जाएगी। मतलब कितना पहुंचेगा, इस गधे के पास 100 कैलोरी, गधे के पास 100 कैलोरी। फिर गधे को शेर खा गया, शेर के पास कितना पहुंचेगा, 10 कैलोरी। फिर शेर भी घूमेगा, टहरेगा, मतलब ऊर्जा 6 होगा, फिर ऊपर जाएगा, यहां पे बचेगा 1 कैलोरी। तो ऊपर ये 10% का नियम लिंडमान ने दिया था। किसने दिया था, लुंडमान ने दिया। कब दिया था, 1942 में दिया था। कब दिया था, 1942 में दिया था। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। किसी के मन में कोई डाउट, कोई समस्या हो तो जरा फटाक से कमेंट करके पूछेगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया। ये लिंडमान का नियम। जैसे ये बताइए, अगर कोई शेर था या कोई गधा था, उसने 100 किलो या 1000 कैलोरी ऊर्जा ले लिया, क्या खाया, घास खा लिया। वो घास खाने के बाद बैठेगा। जैसे मैं कह दूं आपसे कि 5 मिनट तक कुछ मत सोचो, क्या कुछ नहीं सोचेंगे आप? तो यही सोचेंगे कि चलो कुछ नहीं सोचना, तो मेरा दिमाग चला, आपका दिमाग चला, ऊर्जा वेस्ट हुई। सो रहे हैं, ऊर्जा वेस्ट हुई, बैठे हैं भी है, आपकी बॉडी से ऊर्जा निकल रही है, पसीना हो रहा है, दांत चल रहा है, बॉडी को आ रही है, खून ब्लड प्रेशर चल रहा है, हृदय चल रही है, तो क्या होगा, इन सभी में ऊर्जा लगेगी ना, तेल खत्म होगा ना। उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का ह्रास। ये नियम किसने दिया, लिंडमान ने दिया। कब दिया, 1942 में दिया। इसे कहते हैं 10% ऊर्जा का नियम कहा जाता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। बेहतर लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, बेहतर लगे तो स्टेटस पे लगाइएगा, बेहतर लगे तो फेसबुक पे डालिएगा, अन्यथा ये क्लास, ये सीरीज अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके करियर से बढ़कर ये वीडियो आपकी क्लास नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि वन के पेड़ों की छालों पर क्या उगे मिलते हैं। देखिए आपको डेली एक प्रश्न मिलता है टेलीग्राम पे। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया होगा तो दुर्गेश सर सर्च करके ये लर्निंग विद दुर्गेश पर देखिए, पेड़ों, वन के पेड़ों की छाल पर क्या मिलते हैं यार, ये तो हमें हर जगह मिलते हैं। अगर अपने हाथ देखेंगे, अपने पैर देखेंगे तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन पेड़ों पर क्या मिलते हैं आप देखते होंगे। लोग पेड़ पर चढ़ते हैं तो किस लिए गिर जाते हैं, कहते हैं मैं फिसल कर गिर गया। फिसलते किसकी वजह से हैं, जरा कमेंट करके बताइए, वो किसकी वजह से फिसलते हैं। आपने कहा कि फिसलने के कारण काई होती है, उसमें काई लगी होती है, और उस काई को ही हम लाइकेन कहते हैं। उस काई को क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। उसी काई को लाइकेन कहते हैं। यार इतना आसान सा प्रश्न है, दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। कहते गिर जाएंगे, और ये पेड़ों की छालों पर मिलते हैं। कहाँ पे, वनों में। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, बी फॉर बॉल। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मैं थोड़ा तेजी से पढ़ाऊंगा क्योंकि आप लोग की संख्या कम हो रही है बढ़ने की जगह। देखिए केवीएस में अगर आप ऑनलाइन ई लर्निंग विद दुर्गेश पे दाखिला लेना चाहते हैं तो आप ई लर्निंग विद दुर्गेश आपका मोस्ट वेलकम है। ये भी क्लासेज अभी नहीं तो कभी नहीं, वीडियो लेक्चर टेस्ट सीरीज है, 50% डिस्काउंट चल रहा है इस समय। यहाँ पे मोबाइल नंबर ही क्लासेज जौनपुर जनपद के सिराजे से चलती है, जहाँ पे आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं, घर बैठे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आपका समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करूँगा। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है। यार देखिए ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में आएंगे ना तो गलती मत करिएगा, क्योंकि आज यहाँ पे गलती करिए या आप यहाँ से सीखिए, लेकिन परीक्षा में मत करिएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है, पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, बताइए सबसे उपयुक्त क्या है। देखिए कितना अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। यही कॉन्फिडेंस आपको कक्षा में होना चाहिए, यही कॉन्फिडेंस आपकी परीक्षा हाल में होनी चाहिए। यकीनन आप सभी सिलेक्ट होकर आएंगे। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग भी लर्निंग विद दुर्गेश लाइव देखते हैं, जितने लोग वास्तव में मेहनत करते हैं, वे सफल हों और ईश्वर उनकी मनोकामना पूर्ण जरूर करे। मुझे नहीं पता ये क्लास रहेगी या नहीं रहेगी, ये मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन आप जहाँ भी रहें एक सफल अभ्यर्थी के रूप में रहें। और आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आप जानिएगा बालुई मिट्टी में क्या होगा,
जल नहीं रुकेगा और जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होगा तो पादप वृद्धि में रुकावट होगी। चिकनी मिट्टी क्या होगा, जल को रोक लेगा तो जाने नहीं देगा, जड़ प्रसार नहीं होगा, जड़ें सड़ने लगेंगी। बजरी में क्या होगा, जड़ें आएंगी निकल जाएंगी, बड़े बड़े होते कंकड़ इसलिए। लेकिन जो दोमट मिट्टी होती है यह सबसे उपजाऊ होती है। वैसे मैं मिट्टी भी आपको पढ़ाऊंगा। अब विद्या माई कसम है, सभी लोग फटाफट शेयर करिए। अब ठीक है, देखिए दोमट मिट्टी जो होता है वह क्या होता है, वह उपयुक्त होता है। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। क्लास कैसे लगी कमेंट जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन बड़ा और जटिल होता है। यार ये बताइए, मैं तो कहूंगा आपके माता पिता बड़े हैं और उनकी जो आपके प्रति लगाव है वो बहुत ही जटिल है। आप कुछ भी करो आपके लिए वो सब कुछ बेहतर करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि कौन सा सबसे बड़ा होता है, बड़ा माता पिता। जटिल कैसे होते हैं, उनका लगाव आपके प्रति काफी जटिल होता है। आप कुछ भी करिए लेकिन हमेशा आपके लिए सकारात्मक सोचते हैं। लेकिन यहां पर क्या कैसा जो माथा पक्षी वाला है, आप देख के बताइए इसमें से। यार ये बताइए यहां पे क्या है, जैसे मैं इसको बता दूं ध्यान समझिएगा। ये आहार श्रृंखला है। कैसे आहार श्रृंखला, कैसे आप ध्यान से देखिएगा। ये बताइए ये क्या था, ये था पादप। इसको कौन खाया, गधा खाया या गधी खाई। इस गधी कौन खाया, शेर खाया। शेर कौन खा गया, मानव। और ये सभी क्या हो गए, डिकम्पोज हो गए। तो भैया ये तो सिंपल हो गया। लेकिन अब ये बताइए यह पादप है, इसको कौन खाया, गधा खाया, गधे को कोई और खाया, फिर उसको लोमड़ी खाई, लोमड़ी को शेर खाया, फिर शेर को मनुष्य खाया, फिर मनुष्य पैदल जा रहा था तो उसने मोर को भी खा लिया, फिर यहाँ पे घास को भी खा लिया। तो भैया खाद्य श्रृंखला जो है वो जटिल नहीं होती, लेकिन जो आहार जाल है ना ये जटिल होती है। ये जटिल है लेकिन ये क्या है, ये एकदम सीधा सीधा। ये क्या सीधा सीधा, इसे कहते हैं आहार श्रृंखला हो गया। ये क्या हो गया, ये आहार का श्रृंखला हो गया। ये श्रृंखला हो गया। श्रृंखला जटिल है नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से क्या है, जटिल है। ये क्या है, जटिल है। माने पादप के ऊपर शाकाहारी, शाखा के ऊपर मांसाहारी, मांसा के ऊपर सर्वाहारी, ये एकदम नहीं है। लेकिन जो जाल है वो सीधी लग रही है, जाल है यार, उलझ जाओगे। ये सीधा कह रहा है भैया हमारे पास आओगे हम उलझा देंगे, हमारे पास आओगे हम लपेट लेंगे। इसका मतलब क्या है, ये अपने आप को बता रहा है मैं क्या हूं, मैं अपने आप में जाल हूं। तो मतलब उत्तर ए फॉर एप्पल। मैं आगे बढ़ूं, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या आपके मन में हो तो पूछिएगा, आपके दिमाग में भी आए तो पूछिएगा। क्योंकि पर्यावरण में या मैं जब ज्योग्राफी पढ़ाऊं, इकोनॉमी पढ़ाऊं, पॉलिटी पढ़ाऊं, मैथमेटिक्स पढ़ाऊं तो क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस घमंड नहीं है, विश्वास है कि आपको आपके प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा। जी हाँ, लाइव मिलेगा। मैं आगे बढ़ूं अगले प्रश्न की तरफ। पता है बहुत सारे यूट्यूबर को मैंने देखा है, वो प्रश्न लाते हैं कहेंगे इसका उत्तर ये, इसका उत्तर ये, वो डिफाइन नहीं करते क्योंकि पता है वो बस वो विकल्प याद करके आते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं हम आपको तथ्यों की व्याख्या करें। मेरे पास जो ज्ञान है मैं आप तक पहुंचता हूं। मैं और डीप में भी सारी चीजों को बता सकता हूं लेकिन वीडियो काफी लंबा होता है। ठीक है, यहां पे देखिएगा जो परितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। यार ये बताओ जो क्या ऐसा है जो परितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करेगा। मेरी बात को गौर समझिएगा, ये उत्पादकता इसमें से क्या हो जाए कि उत्पादकता, जैसे यहाँ पे ये मैं सीरीज बना दे रहा हूं, शायद आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे उत्पादक हो गया, यहाँ पे उपभोक्ता हो गया। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। ये मत कहिए सर ये तो इक्का लिख दिया, इनको नहीं आता क्या। देखिए यहां पर क्या होगा, अगर बताइए हवा तेज से चलेगी तो क्या ये उत्पादक को प्रभावित होंगे, नहीं होंगे। अगर आग लग जाएगी क्या उत्पादक प्रभावित होंगे, महत्वपूर्ण पूछा है भैया। आग लग जाएगी तो बारिश हो जाएगी, बुझ भी तो जाएगी। अगर ठंडक पड़ने लगी तब भी नहीं। लेकिन अगर सूर्य तप नहीं मिलेगा, कल्पना करिए अगर महीनों तक सूर्य तप न मिले तो क्या। आपने सुना होगा डायनासोर के बारे में, मैं थोड़ी चीजें आपको बताना चाहूंगा कि डायनासोर के बारे में आप लोगों ने सुना है। देखिए डायनासोर के विलुप्त होने के कई कारण मिलते हैं। एक कारण यह भी मिलता है कि पूरी पृथ्वी पे अचानक एक उल्कापिंड गिरा। क्या गिरा, उल्कापिंड गिरा। जब उल्कापिंड गिरा तेज धमाका हुआ और पूरे वायुमंडल में पूरा धूलकण छा गया और धूलकण की वजह से जो यहाँ पे सूर्य था उसकी रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई। और जब नहीं पहुंच पाई तो पूरी पृथ्वी का 15 दिन 20 दिन तक सूर्य नहीं पहुंचा तो पेड़ पौधे विलुप्त। और जब पेड़ पौधे खत्म हो गए तो भैया पेड़ पौधों के खत्म होते ही जो पूरे पृथ्वी पर घोर अंधेरा आ गया और पेड़ पौधे खत्म तो डायनासोर भी क्या हो गए, खत्म। और फिर जब डायनासोर खत्म हो गए फिर धीरे धीरे धूल नीचे बैठी, सूर्य का फिर आगाज हुआ। सबसे पहले क्या आया, फिर डायनासोर के मरने के बाद पहले जो जानवर आया था उसका नाम था स्तनधारी, उसमें भी चूहा था।
मेलिनीज, उसके बाद कौन आया, स्तनधारी आते हैं किसके, डायनासोर के मरने के बाद। तो आपने देखा यहाँ पे क्या देखा कि भैया जो डायनासोर आए थे उसमें भी सूर्या तप था। क्या था, सूर्य। बाद में कई आते हैं कि न्यूट्रिनो की बारिश, देखिए भूगोल में कई चीज मिलते हैं कि न्यूट्रिनो की बारिश मानी जाती है, फिर माना जाता है उल्का पिंड गिरा था, तो कई ऐसे कारण मिलते हैं। वो मैं आपको जब कभी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, खासकर जब यूपीएससी के लिए अगर ऑप्शनल आप हमसे पढ़ना चाहेंगे कभी, तो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा डायनासोर के बारे में, डायनासोर कैसे आया था, कौन सा काल था, क्योंकि भूगोल में हमें काल पढ़ाना पड़ता है, किस काल में कौन कौन आया, कैसे मनुष्य कब खड़ा होकर चलना सीखा, कब बोलना, क्या क्या कंडीशन उसके साथ बनी थी, तो वहाँ पे मैं आपको इन तथ्यों को बताऊंगा। वैसे आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ये नाइंसाफी कर रहे हैं इतनी मेहनत का। चलिए आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने है। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। देखिए जहाँ पर अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, वहाँ के वन कैसे होंगे। एकदम मज़ेदार प्रश्न है और इसको मैं एकदम समझा के बताऊंगा। और सभी लोग ऑनलाइन क्लास के लिए 63063063443667 पर व्हाट्सएप करके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी, रेट, लेखपाल सभी भर्ती परीक्षाओं ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर आप प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश जुड़ जाएं। बाकी सभी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। कहीं जुड़े ना, फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश। देखिए मैं आपको एकदम समझाना चाहूँगा, मेरी बात को गौर समझिएगा, मेरी बात एकदम ध्यान समझिएगा। जैसे जब आप अपने घर पे रहते हैं, जैसे आपका घर है, एकदम आसान भाषा में मैं समझाऊंगा, पूरे जीवन कभी नहीं भूलेंगे आप ऐसे प्रश्न को। ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर था, मुझे घर बनाने नहीं आता, माना ये आपका घर था। जब घर के पास जब बारिश खूब हो जाती है, पहले एकदम साफ रहता है, जब खूब बारिश हो जाती है इसके पास खूब सारे घास मिल जाते हैं। क्या मिलती है, खूब सारी घास। जैसे बारिश हो जाए आपके घर के पास, कल्पना करिए अपने घर पर है, खूब बारिश हो रही है, और जो बारिश होती है ना तो छोटे छोटे घास मिलते हैं और बड़े बड़े घास आते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे छोटा टिड्डा, बड़ा टिड्डा, छोटी टांग वाला टिड्डा, मोटी टांग वाली टिड्डा, बड़ी टिड्डा, छोटी पूंछ वाला टिड्डा, बड़ी, माने टिड्डों में ही कई प्रजातियां आ जाती है, माने टिड्डों की ही प्रजातियां जाती हैं, माने इससे जैव विविधता आती है, वन एकदम हरा भरा होता है। लेकिन जहां पे प्रतिदिन वर्षा होगी वहां क्या होगा वहां दो बातें होंगी। पहली बात क्या होगी, जैसे यहाँ मनुष्य में जलन की भावना होती है। हर व्यक्ति चाहता है, मैं उत्तर पहले बताऊं, हर व्यक्ति चाहता है मैं दुर्गेश सर की क्लास ज्वाइन करूं, मैं चाहता है कि दुर्गेश सर की मैं पर्यावरण, मतलब हर व्यक्ति में जलन की भावना है, वो दूसरे तक नहीं पहुंचाना चाहता। तो उसी तरह पेड़ पौधों में, जैसे एक पेड़ यहाँ पे था, इतना बड़ा हुआ, तो बगल वाला पेड़ इससे बड़ा होगा ताकि उसको धूप मिल सके, और ये उससे बड़ा होगा। इसलिए ऐसे क्षेत्र में जो वन होते हैं खूब बड़े बड़े होते हैं और जमीन दलदल होती है, सूर्य की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है, और ऐसे क्षेत्र सदा हरित रहते हैं, इसलिए इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एवरग्रीन। ये पूरे पृथ्वी पर कहां पर होते हैं, सबसे ज्यादा 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर दुनिया का सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलता है। लेकिन जो जो हम यहाँ से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, जैव विविधता क्या होती है, कम होती जाती है। ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे जैव विविधता कम होगी, लेकिन इसका उल्टा आते हैं। अब उल्टा का मतलब, अब हम ध्रुव से अगर हम बढ़ेंगे इसकी तरफ, किसकी तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ, तो जैव विविधता क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब अगर हम जाते हैं ध्रुव की तरफ तो कम होता है, ध्रुव से लौटते हैं तो बढ़ती जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अपने वीडियो को अपने साथी मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। क्लास कैसा लगा, क्लास खत्म होने के बाद जरूर बताइएगा। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। तो आप लोग बताइएगा कि अल्प दीप्तकाली जो पौधे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जी हाँ, जो अल्प दीप्तकाली पौधे होते हैं उन्हें कौन से पौधे को अल्प दीप्तकाली पौधे कहते हैं। ये प्रश्न का जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। शायद ये प्रश्न आपको किताबों में ना मिले जल्दी। तो अल्प दीप्तिकाली पौधे, देखिए मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। जो पौधा होता है इसका उदाहरण दीजिएगा, किसे कहते हैं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग इसका जवाब देंगे और मैं समझूंगा कि आप मेरी क्लास अंत तक जरूर पढ़ते हैं। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट किया करिए, ताकि क्योंकि अभी ये क्लास कोई नहीं देख पाता, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद जो आप कमेंट करते हैं वो कमेंट लोग देख पाते हैं, उनको भी लगता है कि आप मैं कैसा पढ़ाता हूँ। क्या कल से 9:30 बजे आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के लाइव क्लास में रहेंगे? बाकी भी क्लासेस चलेंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेगी मेरी क्लास। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एक मैं आपको यहाँ बता देता हूँ तंबाकू, दूसरा आप लोग बताइएगा। एक मैं बता देता हूँ तंबाकू, दूसरा आप लोग बताइएगा। एक तंबाकू है, दूसरा क्या है, अल्प दीप्तकाली जो पौधा होता है। एक तंबाकू हो गया, दूसरा क्या,
दूसरा बताइए, देखिए दूसरा भी मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, और शायद आप लोग के कभी काम आ जाए। चलिए, ध्यान दीजिएगा। मैंने ये कम सुर में भी सोयाबीन लिख लीजिए, पता नहीं आप लोग कहीं मिलता है कि नहीं मिलता। सोयाबीन, ये ऐसी परीक्षाओं के प्रश्न जो शायद आ जाएं तो हम लोग गलती जरूर कर देते हैं। ठीक है, हम ऑप्शन की बात नहीं, हमने तो आप लोग को डायरेक्ट प्रश्न को ही करा दिया। ठीक है, हाँ गांजा भी सही जवाब है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। क्लास कैसी लगी बाद में कमेंट करिएगा। क्या आप लोग प्रतिदिन रात 9:30 लेने पे दुर्गेश पे आ जाएंगे लाइव? अपने सभी साथी मित्रों के साथ आइएगा। अब चलते हैं, बाय बाय। इतनी मेहनत करते हैं लेकिन इतनी कम संख्या आती है ना, खुद को लगता है यार क्या कमी रह गई पढ़ाने में। आप लोग जरूर बताइएगा कि पर्यावरण पढ़ाने में मुझसे क्या कमी रह जाती है, आपकी संख्या इतनी कम क्यों रहती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ पढ़कर और पढ़ाकर। टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ई लर्निंग विद दुर्गेश। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ पढ़ेंगे। अब चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।